नमस्कार स्टूडेंट, मैं राकेश चौहान एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे 12th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 यानी सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था, उसका आज एक नया पार्ट 7। इससे पहले हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा था और 3 प्रकार के विलयन भी हमने पढ़े थे। ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन के बारे में भी हमने जाना था, कोलाइडी विलयन के बारे में भी जाना था और निलंबन के बारे में भी जाना था। इन तीनों को हमने मुख्य किसके आधार पर वर्गीकरण किया था? उनके कणों के आकार के आधार पे। तो हमने पढ़ा था जो वास्तविक विलयन होता है उसमें कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर से भी लेस देन यानी उनसे भी कम होता है, यानी आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, ना ही सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो। फिर हमने पढ़ा था जो आप पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयन, जिनका कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। निलंबन यानी 1000 से भी अधिक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी कणों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होगा। मुख्यतः हम पढ़ेंगे किसके किसके आधार पे होगा। तो वर्गीकरण पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कोलाइडी क्या होता है। अगर नए हैं तो पहले वाला पार्ट जरूर जाके देखें। कोलाइडी कणों का वर्गीकरण वो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। तो परिक्षिप्त प्रावस्था तथा, ये थोड़ा ध्यान देना, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था के आधार पर उनका वर्गीकरण, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था क्या होगी और परिक्षेपण माध्यम की क्या होगी और बनने वाला कोलाइडी सोल वो क्या होगा, उनका पता कैसे करेंगे। जैसे आपको एग्जाम में एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है या पूछ लिया जाता है द्रव का ठोस में, ठोस का द्रव में, ये पूछ लिया जाता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए परिक्षिप्त प्रावस्था जो मैंने पिछले पार्ट में बताई थी, जो किसी भी विलयन में कम मात्रा में मिलाया जाता है, यानी कोलाइडी विलयन में वह पदार्थ जो घटक या कम मात्रा में उपस्थित हो और अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो इनकी भौतिक अवस्था यानी ध्यान देना, जैसे आप एक बार परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है? ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है और क्या हो सकती है? गैस। ये 3 हो सकती है। अब ध्यान देना, ये ठोस किस में मिल सकता है? ठोस में जा सकता है, ध्यान देना, एक कंडीशन। और ये ठोस किस में जा सकता है? द्रव में जा सकता है। और यही ठोस कहाँ जा सकता है? गैस में, यानी गैस में आप इन्हें मिला सकते हो। तो 3 अवस्थाएं ये बन गई, 3 प्रकार ये। जब ये द्रव भी किस में मिल सकता है? ठोस में। और द्रव का द्रव में मिल सकता है और द्रव का किस में मिल सकता है? गैस में। ये हो गई 6 कंडीशन। और गैस को किस में मिलाना है? ठोस में। और गैस को किस में मिलाना? द्रव में। और लास्ट कंडीशन गैस का गैस में, ये नहीं होती है, ध्यान देना। गैस का गैस में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? समांगी मिश्रण। और हम पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयन, जो क्या होना चाहिए? हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण होना चाहिए। तो अब ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। इस सारणी से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। तो क्या होता है, जैसे ये 8 कंडीशन हम पढ़ेंगे, 9वीं कंडीशन बनती नहीं है क्योंकि गैस का गैस में एक समांगी मिश्रण बन जाता है। कोलाइडी विलयन खुद एक विषमांगी है, इसीलिए। तो पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है? यदि आपने परिक्षिप्त प्रावस्था को लिया है ठोस और उसको किसमें मिलाया है? परिक्षेपण माध्यम आपने लिया है ठोस, यानी ठोस का ठोस में तो बनने वाला ठोस बनेगा, ठोस कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। और वो कौन सा हो सकता है कि आपने रंगीन कांच देखे होंगे घरों में और जो रत्न होते हैं। अब ठोस का ठोस में कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे रत्न का निर्माण होता है, रत्न मतलब आभूषण, क्या होते हैं? आभूषण। अब आभूषण में जैसे सोना है, तो सोने के अंदर ऐसे नहीं कि आपने किसी लिक्विड को डाल दिया। सोना है, एक ठोस है यानी Au, और इसमें मिलाया जाता है Cu भी मिलाया जाता है, यानी ये ठोस है अधिक मात्रा में, सोना अधिक मात्रा में, परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा में, और जो मिलाया गया कॉपर कम मात्रा में, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था भी क्या है? ठोस, और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है। ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? ये एग्जाम्पल होते हैं ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन। तो एग्जाम में पूछा जाता है ठोस का ठोस में कोलाइडी विलयन, तो आप एग्जाम्पल दीजिए, तो आपका आंसर होना चाहिए, ये याद कर लो, रंगीन कांच है, रत्न है, आभूषण है, अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी। इसी प्रकार एक बार ठोस को किसमें मिलाया? ठोस में मिलाया। अगली बार फिर ठोस को दूसरी कंडीशन यानी परिक्षेपण माध्यम को चेंज करना हर बार। जब ठोस को आपने मिलाया किसके अंदर?
लिक्विड के अंदर, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो जो कुछ ना कुछ कोलाइडी विलयन बनेगा, क्योंकि इसमें आ रही है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आ रहा है। तो ठोस का द्रव में किस प्रकार के सोल का निर्माण होगा, जो सोल यानी कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा, ये एग्जाम्पल आप घरों में देखते हो, पेंट यानी कलर। अब देखना कलर कैसे, तो जो कलर क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब परिक्षेपण माध्यम, और उसमें दानेदार ठोस मिलाए जाते हैं कलर के रूप में। जो व्हाइट कलर है तो व्हाइट दानादार मिलाया जाता है। तो परिक्षेपण माध्यम लिक्विड है और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है। ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन, एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पेंट, स्टार्च और प्रोटीन। ये किसके उदाहरण है, प्रोटीन में ठोस के कण होते हैं, अलग अलग प्रकार की वसाएं होती हैं। मैं बात करूं तीसरा एग्जाम्पल, तो यहां पे दूध भी हो सकता है, दूध एक लिक्विड है, उसमें अलग अलग प्रकार के ठोस, और रक्त भी हो सकता है। ठोस को आपने किसमें इंक्लूड किया, गैस में, यानी परिक्षेपण माध्यम को क्या रखा, इस बार गैस रखा और मिलाया क्या, ठोस में। तो ये बनेगा क्या, परिक्षेपित प्रावस्था ठोस, एरो मतलब गैस, और बनने वाला कोलाइडी विलयन यानी ठोस एरोसोल। और इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो भी पूछे जाते हैं कि इमल्सन का उदाहरण कौन सा है। अक्सर बच्चे रट के जाते हैं, दूध वगैरह, ये फैक्ट के रूप में आता है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे समझेंगे, आगे हमारा चैप्टर में आएगा पायस या इमल्सन, तेल का जल में, जल का तेल में। बहुत शानदार चैप्टर होने वाला है, साथ बनाए रखिएगा। जैसे ठोस एरोसोल बना है हमारे पास, तो उसमें धुआं और धूल क्या होंगे, धुआं और धूल। धुआं में ठोस के कण भी होते हैं और साथ में होती है गैस होती है, क्या होती है, गैस। यानी ठोस के कण किसके साथ हैं, गैस के साथ मिलाए गए, तो किसका निर्माण हुआ, ठोस एरोसोल का। एग्जाम्पल याद रखना, धुआं तथा धूल। आगे देखना, एक हमने परिक्षिप्त प्रावस्था पढ़ ली किसकी, ठोस की। अब पढ़ेंगे लिक्विड की। अगर लिक्विड को आपने किस में मिलाया, किसी ठोस में डाला, यानी ठोस के ऊपर आपने क्या, कुछ ना कुछ लिक्विड डाला। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, जेल, बालों पे लगाने वाली जेल। पनीर, पनीर इसका उदाहरण होता है मेन, और जेली भी इसका उदाहरण है। यह भी पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है, पनीर किसका किसका मिश्रण है, यानी पनीर में परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम को बताइए। तो हमारा आंसर होगा, द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन से बनता है पनीर। और एग्जाम्पल याद रखना साथ में, जेली। आगे दे रखा है द्रव, और द्रव का, द्रव में ये तो इजी है, पायस क्या हो जाएगा, पायस। जैसे तेल के, सॉरी, जैसे पानी है आपके पास, पानी के ऊपर क्या डाल दिया, तेल, क्या डाल दिया, तेल। तो तेल का पानी में, पानी का तेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, दूध, सॉरी दूध यहां नहीं होगा, इसीलिए यहां है तेल, और दवाइयाँ, क्या हो जाएगा, दवाइयाँ। एक मिनट थोड़ा रुकना, ठीक है, लास्ट में पढ़ लेंगे वो। आगे देखो, 4 हो गए हमारे, 5वां द्रव का, द्रव में हो गया हमारे पास। अब छठा पढ़ रहे हैं, 5 हमारे हो गया है। छठा, द्रव को किस में मिलाया, गैस में मिलाया, तो हमारे पास बना, क्या बना, द्रव एरोसोल। क्या बना, द्रव एरोसोल। द्रव एरोसोल का उदाहरण है धुआं, कोहरा, बादल। इसको भी आप लगाना इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। और इमल्सन वाला तो इंपॉर्टेंट लगाना ही लगाना है। आगे अब बात करते हैं गैस की। गैस को किस में मिलाया, ठोस में मिलाया। किस में, गैस को ठोस में, तो ठोस फॉर्म मिला, क्या मिला, ठोस फॉर्म। इसका उदाहरण होगा, याद रखना आप, स्टाइरीन रबर। और लास्ट बचा है गैस का द्रव में, तो आप इसको लिख सकते हो जाग, क्या लिख सकते हो, जाग। और यहां लिख सकते हो साबुन के जाग या फटी हुई क्रीम, फटी हुई क्रीम, क्या लिख सकते हो, फटी हुई
क्रीम। और लास्ट तो आपको पता ही है, गैस का गैस में नहीं बनता है, गैस का गैस में बनता ही नहीं है, क्योंकि जो होमोजीनियस मिक्सर का निर्माण हो जाता है और हम पढ़ रहे हैं कोलाइडिसोल, तो वहां पे चाहिए हेट्रोजीनियस मिक्सर यानी विषमांगी मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सारणी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। और आगे आफ्टर 12th आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करोगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा प्रकार, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पे। लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ते हैं परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पे। पहला हमने पढ़ा परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पे, यानी उनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग थी। और अब पढ़ेंगे दूसरा वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण, कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण। दूसरे आधार पे पढ़ रहे हैं परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति, यानी जो परिक्षेपण यानी मिलाने वाला है उसके माध्यम की प्रकृति के आधार पे हम पढ़ेंगे। जैसे पहला है हाइड्रोसोल। तो केमिस्ट्री में जहां भी हाइड्रो होता है वहां होता है जल, यानी जल में बना कोलाइडी विलियन क्या कहलाता है? हाइड्रोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? जल में बना कोलाइडी विलियन हाइड्रोसोल कहलाता है। यानी हाइड्रोसोल का अर्थ पूछ ले आपको तो जल में बना कोलाइडी विलियन जल में बना कोलाइडी विलियन हाइड्रोसोल कहलाता है। जल में बना कोलाइडी विलियन हाइड्रोसोल कहलाता है। यानी जिसमें जो जल होगा उसके अंदर आप कुछ भी मिलाओगे, जो भी जल से बना कोलाइडी विलियन क्या कहलाता है? हाइड्रोसोल। तो जैसे इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल और परिभाषा याद रखनी है। जैसे आपने लिया गोंद और उसको इंक्लूड किस में किया? जल में, और जल और गोंद का विलियन क्या कहलाता है? उसे आप बोल सकते हो हाइड्रोसोल। दूसरा है आपके एल्कोसोल। जिस प्रकार हाइड्रोसोल है उसी प्रकार एल्कोसोल है। तो क्या हो जाएगा एल्कोसोल? यानी एल्कोहल से बने कोलाइडी विलियन, एल्कोहल से बने कोलाइडी विलियन, एल्कोहल से बने कोलाइडी विलियन को एल्कोसोल, ये थोड़ा याद रखना आप, एल्कोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोसोल। तो इसका उदाहरण हो जाएगा इथेनॉल प्लस सेल्यूलोज। इथेनॉल प्लस सेल्यूलोज। ये भी आपको एग्जाम्पल याद रखना, ये इसका क्या है? उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना। तीसरा है बेंजोसोल, यानी बेंजीन के विलियन में बना कोलाइडी विलियन क्या कहलाता है? बेंजीन से बना कोलाइडी विलियन, बेंजीन से बना कोलाइडी विलियन बेंजोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजोसोल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बेंजीन प्लस नमक, या नमक प्लस बेंजीन लिख दो आप, बेंजीन प्लस नमक लिख दो, बेंजीन प्लस नमक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परिक्षेपण माध्यम के आधार पे, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, बेंजीन प्लस नमक। आगे वाला है एरोसोल। एरो यानी वायु के मिश्रण में बना कोलाइडी विलियन, यानी वायु
वायु में बने कोलाइडी विलयन को, वायु में बने कोलाइडी विलयन को, वायु में बने कोलाइडी विलयन को, वायु में बने कोलाइडी विलयन को एरोसोल कहते हैं। एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसोल। और इसके एग्जाम्पल भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे पूछा जा सकता है धुंध और जैसे कोहरा, ये आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। किसके एग्जाम्पल है? एरोसोल के। किसके एग्जाम्पल है? एरोसोल के। और कुछ एक्स्ट्रा है जो आपके बुक में नहीं गिवन है, फिर भी आपको ये याद रखने हैं जनरल नॉलेज के लिए, जनरल साइंस। तो जो पानी और ग्रेफाइट का जो मिक्सचर यानी जो भी सॉल्यूशन बनेगा, कोलाइडी विलयन बनेगा, वो कहलाएगा एक्वाडेगासोल। एक्वाडेगासोल, ये याद रखना आपको। तेल प्लस ग्रेफाइट ऑयल्ड एग सोल, ऑयल्ड एग सोल याद रखना। ये आप क्या रखना है साइड में, याद रखना। तो इस प्रकार हमने दूसरा वर्गीकरण पढ़ लिया परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पे। तो आपको ये मोस्टली 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। जो भी हाइड्रोसोल क्या होता है? हाइड्रोजन के विलयन में बना हाइड्रोसोल यानी केमिस्ट्री में हाइड्रो मतलब जल, जल में बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? हाइड्रोसोल, जैसे गोंद प्लस जल। और दूसरा है एल्कोसोल यानी एल्कोहल से बने कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? एल्कोसोल कहते हैं, जैसे इथेनॉल प्लस सेल्यूलोज। तीसरा है बेंजोसोल यानी बेंजीन से बना कोलाइडी विलयन बेंजोसोल कहलाता है। चौथा एरोसोल यानी वायु में बने कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल धुंध और कोहरा। और बेंजोसोल का बेंजीन प्लस नमक, एल्कोसोल का इथेनॉल प्लस सेल्यूलोज, और हाइड्रोसोल का याद रखना गोंद प्लस जल। अगला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य यानी आकर्षण बल के आधार पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं परिक्षेपण प्रावस्था और माध्यम के बीच आकर्षण बल के आधार पर। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं तीसरा प्रकार। तो हम पढ़ते हैं तीसरा वर्गीकरण, जो एग्जाम व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसे इंपॉर्टेंट लगाओ, एग्जाम में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है कि परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाला आकर्षण बलों के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण कीजिए। या सीधा क्वेश्चन आता है द्रव स्नेही कोलाइडी तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीधा क्वेश्चन आता है। तो हम पहले पढ़ेंगे द्रव स्नेही। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, द्रव स्नेही यानी द्रव से स्नेह करने वाला कोलाइडी, उससे बनने वाला विलयन क्या कहलाएगा? कोलाइडी विलयन। तो क्या होगा कि द्रव स्नेही में जब भी किसी पदार्थ को द्रव में मिलाया जाता है तो बनने वाला कोलाइडी विलयन सरलता से बन जाता है। यानी इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में द्रव आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। यानी जो पदार्थ द्रव के संपर्क में आते ही सरलता से कोलाइडी विलयन बना देते हैं। जो पदार्थ द्रव के संपर्क में आते ही कोलाइडी बना देते हैं। यानी जो पदार्थ द्रव के संपर्क में आते ही कोलाइडी बना देते हैं, अर्थात सरलता से, ये थोड़ा लिखना है, अर्थात सरलता से कोलाइड बना देते हैं। ये लिखना था, कोई नहीं, कोलाइड बना देते हैं उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं तथा बनने वाला विलयन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन
कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाता है। ध्यान देना इस पर, नाम से पता चल रहा है द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड से स्नेह होगा यानी लिक्विड के पास आसानी से जाके घुल जाएगा। जब किसी पदार्थ को द्रव में घोला जाता है तो वो सरलता से उसके साथ घुलकर कोलाइडी सोल का निर्माण कर देता है, उसे कहते हैं कोलाइडी सोल यानी द्रव स्नेही कोलाइड, और बनने वाला विलयन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाता है। ये तो हुई इसकी परिभाषा। दूसरा और महत्वपूर्ण गुण क्या है, इधर देखना, ध्यान रखना, कंटिन्यू। ये जो बनने वाला विलयन है, पहले इसको हटा देता हूं, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर इनको पढ़ेंगे। तो इसमें जो बनने वाला विलयन है उसका प्रक्रम क्या होता है, यानी ये उत्क्रमणीय होते हैं। इसका अर्थ अभी समझाता हूं आपको, रिवर्सिबल यानी ये उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ ये हुआ कि रिवर्सिबल यानी अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में, यानी जितनी आसानी से द्रव में कोई पदार्थ घुलता है उतनी ही सहजता से वापस हट भी सकता है। यानी जितनी आसानी से, जितनी सरलता से कोई पदार्थ द्रव में घुलता है उतनी ही आसानी से अलग हो जाता है, अलग हो सकता है, लिख दो आप, अलग हो सकता है। जितनी आसानी से मिलते हैं उतनी ही आसानी से वापस दूर जा सकते हैं। इस प्रकार के विलयन को आप क्या कहोगे? कोलाइडी विलयन कहोगे। और इसमें ध्यान देना, ये वाला प्रक्रम जो होता है स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी। लेकिन आपने 10th क्लास में पढ़ा जो उत्क्रमणीय होते हैं वो अस्थायी होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थायी होता। क्यों होता है अभी हम समझेंगे। तो तीसरा और महत्वपूर्ण गुण क्या है कि तीसरा गुण इसका है, यह स्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं। क्यों स्थायी होते हैं? क्योंकि, एक बार पहले रीजन लिख देता हूं फिर समझा देता। क्योंकि जब पदार्थ को द्रव में घोला जाता है तो उसके ऊपर एक रक्षक परत का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? एक रक्षक परत का निर्माण हो जाता है। जब दो लोग आसानी से मिले हुए हैं तो वो दोनों क्लोजली है। अब चाहे कोई भी आओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो द्रव से नहीं है, आपस में लगाव कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक दूसरे की दोनों रक्षा करेंगे तो उनके ऊपर एक रक्षक परत का निर्माण हो जाता है। वो क्या काम आता है कि रक्षक परत, जो आप इसमें कुछ भी वैद्युत अपघटे डालोगे, यहां से मैं वापस लिख रहा हूं, यानी वैद्युत अपघटे से स्कंदन होने में बचाता है। अब आगे पढ़ेंगे स्कंदन क्या होता है, अभी आपको केवल वर्ड याद रखना है। वैद्युत अपघटे से स्कंदन नहीं होने देती रक्षक परत। कौन सी परत? रक्षक परत। अब जब रक्षक परत इन्हें वैद्युत अपघटे से स्कंदित नहीं होने दोगी तो वो एक स्टेबल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। और जो इनके बीच परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? यानी अगला पॉइंट ये लिखना है, परिक्षिप्त प्रावस्था। जब परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम में आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। और हमें वर्गीकरण किसके आधार पे करना?
अन्योन्य क्रिया यानी आकर्षण बलों के आधार पे। तो एक बार क्विकली बता रहा हूं कि द्रव स्नेही किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को द्रव में घोला जाता है तो वह सहजता से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देता है और बनने वाला कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाता है। और ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी जितनी सहजता से कोई पदार्थ द्रव में घुलता है उतनी ही सहजता से वो वहां से हट भी सकता है। तीसरा गुण कि यह स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मिलाया गया पदार्थ पूर्णतः जल में घुल जाता है और कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। इस कारण उसके ऊपर द्रव की एक स्थायी रक्षण परत का निर्माण होता है। इसके कारण अगर किसी भी वैद्युत अपघट्य द्वारा इसका स्कंदन किया जाए तो आसानी से नहीं होगा इसका स्कंदन। और चौथा पॉइंट चौथा परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम पढ़ेंगे द्रव विरोधी कोलाइड। तो अब दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं। हमने द्रव स्नेही तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे द्रव विरागी या द्रव विरोधी। द्रव विरागी लिख दो आप, विरागी। रागी मतलब स्नेह और विरागी मतलब द्रव के पास नहीं जाने वाला। तो इसमें क्या होगा? जिस प्रकार हमने द्रव स्नेही को पढ़ा उसका ऑपोजिट हो जाएगा द्रव विरोधी। तो वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, अर्थात इनका कोलाइडी विलयन विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है, जो हम आगे आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ विधियां उसमें से इंपॉर्टेंट भी होगी जो सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। तो द्रव विरोध यानी द्रव से स्नेह नहीं करने वाला पदार्थ से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। यानी वह पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करते हैं उसे कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी, और बनने वाला विलयन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाता है। दूसरा, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, जैसे सोने का सोल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये जिस प्रकार हमने द्रव स्नेही को उत्क्रमणीय पढ़ा उसी प्रकार इसमें उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा। ये अनुत्क्रमणीय होते, इरिवर्सिबल, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्यों? और चौथा लास्ट पॉइंट है, ये अस्थायी होते हैं, यानी ये स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं अभी देखना आगे। क्योंकि हमें पता है वह पदार्थ द्रव में आसानी से नहीं घुलता। जब द्रव में वह पदार्थ आसानी से नहीं घुलेगा तो उसके ऊपर एक रक्षक परत का निर्माण नहीं होगा। इसी कारण अगर आप उसमें कोई भी प्रकार का वैद्युत अपघट्य डालोगे तो आसानी से इनका क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। यानी आगे हम पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, हमने द्रव स्नेही तो पढ़ लिया, उसमें आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाता है, लेकिन इसमें नहीं बनता है। कैसे बनाया जाता है आगे आने वाले पार्टों में हम विधियां पढ़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट की ओर वापस बढ़ता हूं। ये अस्थायी होते हैं क्योंकि इनके कणों के चारों ओर द्रव की रक्षक परत का निर्माण नहीं होता है तथा इनमें विद्युत अपघट्य डालने पर स्कंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड। तो हमने कोलाइडों का 3 वर्गीकरण पढ़ लिया। परिक्षेपित प्रावस्था और उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर। तीसरा हमने पढ़ा था परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाला अन्योन्य क्रिया आकर्षण बल, उसके आधार पर द्रव विरागी तथा द्रव विरोधी। आगे आने वाले चैप्टर में हम आगे आने वाले पार्ट में ये पढ़ेंगे परिक्षेपित प्रावस्था के कणों के आधार पे बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है, वरद आणविक कोलाइड क्या होता है, उनकी चर्चा मैं पार्ट 8 में करूंगा। तब तक के लिए ये पढ़िए। धन्यवाद।